beneficent and most merciful. In today's lecture, you people will learn what is modernist literature and what is modernism. You'll be learning about one novel, A Tale of the Two Cities by Charles Dickens. So this writer belongs to Victorian age and we will be discussing about this novel. So prior to discuss about novel, I would like to discuss about modernist literature. मॉडर्निस्ट लिटरेचर के अंदर अगर बात की जाए तो लिख लीजिए, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है या पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट और पोस्ट मॉडर्न जो मूवमेंट है उसके अंदर हमारे पास लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट होती है और राउंड अबाउट यानी 20th सेंचुरी तक ये अर्ली 20th सेंचुरी तक चलती है। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी। और इस एज के अंदर कुछ करैक्टरिस्टिक हैं इसकी। लोग जो थे वो इंडिविजुअलिज्म के कायल थे। दे आर थिंकिंग अबाउट इंडिविजुअलिज्म रादर देन थिंकिंग अबाउट कलेक्टिव बेनिफिट्स। कलेक्टिव बेनिफिट्स के अलावा किसकी बात हो रही थी? इंडिविजुअल प्रोग्रेस की, इंडिविजुअल डेवलपमेंट की। आप कलेक्टिव बात करने, एक कम्युनिटी की बात करने की के अलावा बात क्या हो रही थी? इनर बात हो रही थी। एक करैक्टर के अंदर क्या है, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे बात हो रही थी। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के अंदर होता है ना, तो फिर अंदर की बात हो रही थी कि उसका इनर सेल्फ क्या कहता है। और उस दौर में सिगमंड फ्राइड जैसे जिसने साइको एनालिटिकल थीरी दी थी, साइको एनालिसिस की थीरी दे दी थी, तो उसकी जैसे ही उसने ड्रीम इंटरप्रिटेशन की जैसे ही उसने थ्योरी दी तो लोग मैदान में आए राइटर, और उन्होंने फिर लोगों की वो चीज़ों को जो हिडन होती हैं उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर सिगमंड फ्राइड ने ये कंसेप्ट दिया कि रियलिटी वो नहीं है जो इंसान दिखाता है, रियलिटी वो होती है जो छुपी होती है, जिसको इंसान छुपाता है। ड्रीम में उसने कहा कि ड्रीम में वो चीज़ें आती हैं जो इंसान हमेशा छुपाता है, मतलब जो चीज़ें आप सप्रेस करते हैं, जो चीज़ अंदर रह जाती हैं, जिसका कैथार्सिस नहीं हो पाता, वो अल्टीमेटली किसकी शक्ल में उसका आउटलेट होता है, या तो वो किसी भी कंडीशन में कहता हो सकता है, या फिर वो अल्टीमेटली ड्रीम की शक्ल में वो रिलीज होती है। ड्रीम की शक्ल में आपके पास आपने बहुत सारा कुछ सोचा है, सारा दिन सोचा है एक चीज़ के बारे में, आप ज़रा सो के देखिएगा ड्रीम में आपको वही चीज़ आएगी। तो उसने ड्रीम की इंटरप्रिटेशन के मतलब उसने थ्योरी दी, और उसके बाद राइटर ने फिर उस वैसे लिखना शुरू कर दिया। राइटर ने लोगों करैक्टर्स की क्या साइको एनालिसिस शुरू कर दिया, और उसके ऊपर हमें बहुत सारे यूजीन ओनील जैसे राइटर, और इस तरह वर्जीनिया वुल्फ और इस तरह के जेम्स जोइस, लाइक दीज राइटर दे स्टार्टेड राइटिंग, दे स्टार्टेड गिविंग द साइको एनालिसिस ऑफ द करैक्टर। ये सारे मॉडर्न राइटर्स थे, और इन्होंने क्या किया, फिर साइको एनालिसिस देना शुरू कर दिया, अपने करैक्टर के अंदर साइको एनालिसिस शुरू कर दिया। अब अगर हम देखें जैसे टू द लाइट हाउस है, उसमें वर्जीनिया वुल्फ क्या बताती है कि मतलब एक 10 ईयर का जो अरसा है वो ऐसे ही दिखा देती है कि 10 साल गुजर गए हैं, और उसमें जो है मतलब एक जंग हो चुकी है, वार हो चुकी है। वार के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ करैक्टर की डेथ हो चुकी है, और इसके अलावा कुछ चेंजेस आ गई हैं प्रोटैगनिस्ट के अंदर। तो ये सारी लिली जो है वो भी अपनी पेंटिंग छोड़ के किसी और काम में पड़ गई है। तो ये बहुत सारी चेंजेस जो हैं हम देखते हैं कि करैक्टर के अंदर हमें वो दिखा देती है। 10 साल का अरसा गुजार दिया। तो इस तरह अब राइटर जो हैं वो क्या करते हैं, या कोई ठोस किस्म का, जैसे वो नावल के अंदर पहले स्टार्ट होता है, फिर पहले बिगनिंग होता है, फिर मिड होता है, फिर एंड होता है। ये एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था उसको छोड़ के अब वो क्या करते, नॉन लीनियर कंसेप्ट बता रहे थे नावल के अंदर। नावल जो है वो मिड से स्टार्ट कर दिया, कभी एंड से स्टार्ट कर दिया, जहां से मर्जी स्टार्ट कर दिया। अब ये नहीं है कि कोई ख़ास किस्म एक रूल है उसको फॉलो किया जा रहा था। और मॉडर्न राइटर्स क्या कर रहे थे, पोइट्री जो कर रहे थे वो पोइट्री भी फ्री वर्स में कर रहे थे। यानी एक तो ये जो है नॉन लीनियर स्टाइल में लिख रहे थे। नॉन लीनियर स्टाइल आ गया था लिखने का। नॉन लीनियर का मतलब होता है कि आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें। बाज़ चीज़ों को, स्टोरी को मिड से स्टार्ट कर लें, कभी एंड से स्टार्ट कर दें, फिर शुरू से ले जाएं, कभी स्टार्ट से करें तो और
कभी इधर ऐसे चलें, कोई रूल बेस नहीं रहा लिटरेचर। और लिटरेचर में क्या आ गया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया है, ठीक है। न्यू एक्सपेरिमेंट आ गए हैं लिटरेचर के अंदर, लिटरेचर के ऊपर न्यू एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया है, और इंटरनल मोनोलॉग जो है वो दिया जा रहा है कि करैक्टर सोचता कैसे है। और ड्रीम इंटरप्रिटेशन की जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है उसने बहुत सारे राइटर को इन्फ्लुएंस किया है, और वो भी इन्फ्लुएंस्ड हैं उससे, और उससे इन्फ्लुएंस होकर लिख रहे हैं। अमेरिकन राइटर्स जो हैं वो स्पेशली बात करते हैं, अगर देखा जाए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देख लें, इसके अलावा दूसरे राइटर वाल्ट विटमैन को देख लें, और बहुत सारे राइटर्स जो हैं, अगर आप अमेरिकन राइटर को स्पेशली देखें तो वो बहुत सारी सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इमेजेस यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ये राइटर भी जो हैं ये भी ज़्यादा सिंबल यूज़ करते हैं। मॉडर्न राइटर्स जो हैं वो उनकी पोइट्री जो है वो क्या है, वो यूज़ करते हैं और उससे एक मीनिंग नहीं निकलता। Whenever you study poet like modern poet, you can draw only one meaning. There will be multiple meaning in the lines of the modern writers. Modern writer की lines के अंदर बहुत सारे meanings हैं। आप इमेज के थ्रू जितनी मर्जी इमेज, मेटाफर, सिमलीज और वो जो यूज़ करते हैं, इमेजिज्म और लॉट ऑफ मूवमेंट, जो मॉडर्न एवेंट गार्ड एक उनकी मूवमेंट थी। एवेंट गार्ड मूवमेंट का मतलब है कि एक न्यू एक्सपेरिमेंट था लिटरेचर में और पेंटिंग के अंदर। नए नए स्टाइल से पेंटिंग करने की कोशिश की जा रही थी, कलर ज़्यादा यूज़ कर लिए, किसी में कम यूज़ कर लिए। ये जो मूवमेंट थी एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म, कि आपने इम्प्रेशन किसके थ्रू देना है, इमेजेस के थ्रू। ये यूज़ किया जा रहा था लिटरेचर के अंदर। ये सारी पेंटिंग की मूवमेंट थी। अगर आपने अगर प्लेटो को पढ़ा हो, अभी क्रिटिसिज्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा, प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखी थी और उसमें उसने रिजेक्ट किया था पोएट को, तो उसमें उसने पेंटिंग और पोएट्री को एक ही कहा था। प्लेटो ने क्या कहा था कि पेंटिंग और पोएट्री जो है वो सेम है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही इमिटेशन होती हैं। तो उसने कहा कि पेंटिंग और पोएट्री सेम कंसीडर किया था प्लेटो ने, कि दोनों चीज़ें क्या करती हैं कि जो चीज़ पहले से मौजूद है उसी को कॉपी करती है ना, इमिटेशन होती है ना। पेंटिंग भी तो इमिटेशन, वही चीज़ आपको दिखाएगा, और आर्ट वो भी एक आर्ट है ना, तो वो क्या दिखाएगा आपको, जो चीज़ मौजूद है उसकी पेंटिंग बना देगा। तो कहता है ये पेंटर और पोएट्स जो हैं ये क्या होते हैं, इमिटेटर्स होते हैं, जस्ट कॉपी की कॉपी बनाते हैं। रियल चीज़ जो है वो आइडियाज़ की है, ये तो जस्ट कॉपी ऑफ कॉपी है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो पेंटिंग के अंदर, आपने जॉन एशबेरी को पढ़ा हो, अमेरिकन राइटर है, ठीक है, जॉन एशबेरी। ये इसकी डेथ भी यानी मॉडर्न, इसको कहा जाता है कि पोस्ट मॉडर्न दोनों एलिमेंट इसकी पोइट्री में मौजूद हैं, जॉन एशबेरी। अच्छा, आप जॉन एशबेरी को पढ़ें तो जॉन एशबेरी जो है ये दोनों आइडिया को मिक्स करता है, आइडियलिज्म को और रियलिज्म को, दोनों थॉट को मिक्स करके आपके सामने पोएट्री रख देता है। मतलब अगर आप उसकी मेलोडिक ट्रेन पढ़ें तो उसमें उसने दोनों कंसेप्ट को उसने जोड़ा है, दोनों दिखाए। उसकी पोएट्री को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना मुश्किल है, एक मॉडर्न राइटर है, साथ इमेजेस यूज़ करता है, फिर वो दोनों बड़े जो फ़लसफ़े हैं उनको भी कॉम्बाइंड करता है। अब उसकी द पेंटर जो उसकी पोएम है द पेंटर, उसमें देखें वो दोनों फ़लसफ़े इस तरह बताता है कि सामने जो है उसके समंदर है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे अपना कैनवस लेकर ब्रश हाथ में पकड़े पेंटर खड़ा है, ठीक है। पेंटर ये चाहता है कि ये जो है, यानी सामने समंदर है, यहाँ पे उसके एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, खड़े हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये खड़ा है, अपना कैनवस जो है यहाँ पे रखे हुए है और इसने ब्रश पकड़ा हुआ है। वो कहता है कि ये जो इमेज है ये हूबहू यहाँ से अपनी उछाल के साथ, अपनी अंडर करंट वेव के साथ यहाँ पे खुद आके पेंट हो जाए और यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहता है कोई ऐसा आइडिया मैं लाता हूँ। अब ये जो आइडिया जैसे डिस्कस करता है तो यहाँ पे बिल्डिंग वाले लोग जो हैं इसके खिलाफ हो जाते हैं, कहते पागल हो यार, ये क्या कैसा रेबल आइडिया है तुम्हारा, ये कैसे हो सकता है कि ये खुद उछाल के साथ यहाँ पे अपनी वेव्स के साथ यहाँ पे प्रिंट हो जाए, ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे पीछे जो बिल्डिंग के लोग हैं वो कहते हैं रियलिटी दिखाओ,
आगे जो है उसके सामने चूंकि समंदर है, वो आइडियलिज्म का कायल है, वो कहता है कि ये आइडियलिज्म की दुनिया है। आगे उसकी आइडियलिज्म है ना, वो सोच रहा है कि ये ऐसे आए और इसके ऊपर वो आइडिया दे रहा है, लेकिन पीछे रियलिस्ट है, वो कहते हैं ऐसे मुमकिन ही नहीं ऐसे हो जाए। तो यहां पे जॉन एशबेरी ये कहता है कि आर्ट को कैद नहीं करना चाहिए, किसी अक्ल के साथ आप कैद नहीं कर सकते, अक्ल के साथ माप नहीं सकते आप किसको, आर्ट को। आर्ट एक फ्री चीज है ना, उसे फ्री, आर्ट फॉर आर्ट सेक का कायल है। वो किसका कायल है? आर्ट फॉर आर्ट सेक, कि कोई मॉरल पर्पस नहीं, साथ आर्ट फॉर आर्ट सेक का। अब यहां पे जो राइटर हैं वो क्या करेंगे, आर्ट फॉर आर्ट सेक के भी आपको कुछ कायल नजर आएंगे, फ्री राइटिंग करेंगे, जैसी उनके मन में आएगी वैसी लिखेंगे, जहां से दिल करेगा स्टार्ट कर देंगे, मिड से, सेंटर से, आखिर से, जहां से मर्जी स्टार्ट करेंगे। नॉन लीनियर लिटरेचर को बनाएंगे और लीनियरिटी जो है वो ख़त्म करेंगे, पुरानी क्लासिकल, विक्टोरियन और जितनी भी वो चीज़ें थी। ये कुछ पॉइंट नोट कर लें। एक तो इस एज के अंदर एक तो पॉइंट ये है कि फ्री इंटरप्रिटेशन है, फ्री इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। मैं जस्ट यानी मुख्तसर लिखूंगा, आप नोट कर लें, करना है तो। सिंपल पोएम लिखी जाएंगी और वो नॉन लीनियर होंगी, उसके अंदर इमेजेस होंगी, और क्या होगा, क्राइसिस बताएगी, क्योंकि सोसाइटी जो है इस वक्त जो है वो क्राइसिस का शिकार है, क्योस की। कहते हैं कि ये एज जो है वो क्योस की एज थी। इस वक्त क्या है, किधर जा रही है दुनिया, वर्ल्ड जा रही है पावर की तरफ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। तो अब ये फैसला होना था, हु विल बी सुपर पावर, हु विल बी सुपर पावर। अब देखिए, एक छोटा सा कंट्री था इंग्लैंड, और उसने कितनी कंट्री को गुलाम बनाया हुआ था, 50+। अब इतना छोटा सा कंट्री 50+ कंट्री को गुलाम बनाया हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं वो उभर कर आ रहे थे। उस वक्त अमेरिका जो है वो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा था। वर्ल्ड वार 1 की तरफ जो है वो दुनिया जा रही थी। वर्ल्ड वार 1 से दुनिया ने एक चेंज होना था। अब सारी सिचुएशन चल रही थी, हू विल बी द सुपर पावर, कि इन सारे कंट्री में ताकत में कौन ज्यादा है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो ड्यूरेशन है वो भी मैं यहां लिख देता हूं, 1914 से लेके 1918 तक। और इसके बाद यूएनओ फॉर्म हुई थी। जब 1918 में पहली जंग अजीम खत्म हुई तो फिर यूएनओ फॉर्म हुई, ठीक है। यूएनओ कब बनी है, आफ्टर द वर्ल्ड वार 1। फिर उन्होंने फैसला किया ऐसे तो बहुत लोग मारे जाएंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अब ये सारे मसाइल चल रहे थे, क्योटिक सिचुएशन थी, क्योस, डिस्टर्बेंस, क्रम्बलिंग और क्राइसिस। दीज थिंग्स वर ओवर देयर, people were fighting for the power and there were no central power. people are trying to get more and more power. जब वो इस तरह छोटे कंट्री को देखते कि इतनी कंट्री को इसने गुलाम बनाया, तो वो दूसरे कंट्री भी सर उठा रहे थे, जैसे रशिया, अमेरिका। ये मैं जस्ट आपको इंटरनेशनल सिनेरियो रख रहा हूं। जर्मनी बड़ा कंट्री था उस वक्त, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और इस तरह के जो कंट्री हैं वो सारे जो हैं सर उठा रहे थे मिलके कि भाई ये छोटा सा कंट्री जो है इसने इतने कंट्री को गुलाम बनाया हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो क्या अपने कंट्री के ऊपर पोएम्स लिख रहे हैं। पोएम्स लिखी जा रही थी किसके ऊपर, वार के लिए, फाइटिंग के लिए। इवन के एक पोएट था, इंग्लैंड का एक पोएट था, उसने बड़ी ज़बरदस्त पोएम लिखी। उसने कहा कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो आपने, कहता है कि मुझे वहाँ ही दफना देना, यानी मैं अपने कंट्री से। रॉबर्ट ब्रूक उसका नाम है। ये रॉबर्ट नामी एक पोएट था और इसको बड़ा एडमायर किया था। इसने सोल्जर के लिए पोएम लिखी। इसने कहा कि इफ़ आई डाइड while fighting for sake of the England, तो कहता है bury me wherever I died। कहता है जहां मैं
मेरी डेथ हो मुझे वहाँ ही बरे कर देना, वहाँ ही मुझे दफना देना, क्योंकि मेरे दिल में कहता है कि इंग्लैंड है और जहाँ पे मैं दफनाया जाऊँगा वो मिट्टी भी इंग्लैंड की हो जाएगी, वो मिट्टी जो है इंग्लैंड की हो जाएगी। यानी इस तरह वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे नेशनलिज्म की तरफ। तो ये जो है उस वक्त के जो इंग्लैंड के सोल्जर थे जो लड़ रहे थे डिफरेंट जगह पे, उनको वो ये इस तरह की वो क्या करता, ये करते, ये उसको ये गिफ्ट में देते कि जाओ नेशनलिज्म के जज्बे के साथ जाके लड़ो। अब ये जज्बा लिए हुए लोग जो हैं डिफरेंट जगह पे जा रहे थे और वो फाइट कर रहे थे, लड़ रहे थे। जैसे रॉबर्ट ब्रूक जैसा पर्सन जो है, उसने बड़ा एक अजीम पोइट था इंग्लैंड का, उसने कहा कि जहाँ मेरी डेथ हो जाए मुझे वहाँ दफना दीजिएगा, मेरे दिल में इंग्लैंड है और जहाँ पे मेरा ब्लड जो है वो गिरेगा वो भी इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि मेरे दिल में इंग्लैंड है। तो वो मट्टी, वो ज़मीन, यानी वो मतलब ये कह रहे थे कि जहाँ जहाँ हो सकता है हमें कब्जा करना चाहिए। अब इस तरह के पैशन के साथ वो लोग जा रहे थे फाइट के लिए। अच्छा, फिर एक टर्म जो है मॉडर्न जो है वो बड़ा कंफ्यूज करता है। क्या मॉडर्न का मतलब न्यू ट्रेंड है, न्यू ड्रेस है? किसी ने न्यू कपड़े पहने हुए तो हम कह सकते हैं ये मॉडर्न है। क्या मॉडर्न का मतलब जस्ट न्यू स्टाइल है? क्या मॉडर्न जो है वो जस्ट एक न्यू शूज है? अगर किसी ने कोई शूज न्यू पहने हैं तो वो मॉडर्न है। कोई जो है वो बहुत ज्यादा मतलब सोचता है, थिंकर है, तो वो मॉडर्न है? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज आर्टिस्टिक, पोलिटिकल, लॉजिकल, फिलोसॉफिकल एंड मूवमेंट इन लिटरेचर, आर्ट, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इवन ये ऑल जो सिनेरियोज थे, इवन साइंटिफिक एक रेवोल्यूशन था ये मूवमेंट। ये मूवमेंट जो थी जस्ट एक चीज में नहीं थी, ये साइंस में थी, ये फिलॉसफी में थी, ये कल्चर में थी, ये आर्ट में थी, ये पेंटिंग में थी। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो असल में 1910 में वर्जीनिया वुल्फ जो है वो कहती है, जो कि बड़ी अजीम राइटर है वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न लिटरेचर की, वो कहती है कि 1910 के बाद जो क्लासिकल जितनी भी राइटिंग स्टाइल था या करैक्टर था वो चेंज हो गया। ये किसने कहा था? वर्जीनिया वुल्फ ने। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा कि 1910 के बाद जो करैक्टर, ह्यूमन करैक्टर था, वो टोटली चेंज हो गया था। वो पहले जैसा नहीं रहा क्लासिकल, वो विक्टोरियन नहीं रहा, वो क्लासिकल नहीं रहा, वो न्यू क्लासिकल नहीं रहा, वो रोमांटिक नहीं रहा, वो दूसरे लिटरेचर जो हैं वो नहीं रहे। यानी वो कुछ राइटर ये कहते हैं कि रोमांटिसिज्म जो है वो इसकी बेस है इस मॉडर्निस्ट मूवमेंट की। मॉडर्निस्ट लिटरेचर जो है काफी हद तक रोमांटिसिज्म से इंस्पायर्ड है। यानी फ्री थिंकिंग, फ्री थॉट, मिड से स्टार्ट करें, आगे से स्टार्ट करें, लिटरेचर को नॉन लीनियर बनाने की कोशिश। देखें ये रोमांटिक एज में ये पैशन, फीलिंग, इमोशन पे थी। और क्या सब्जेक्टिविटी की बातें हो रही थी। इस एज में क्या बात हो रही थी? सब्जेक्टिव बात हो रही थी। ठीक है, इस एज में क्या बात हो रही थी कि एक चीज जो है वो मिक्सचर है, रियलिटी एक चीज में नहीं है, मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ आइडिया। यानी रियलिटी एक जगह पे नहीं है। लोग अब इस पे मुत्फिक हो रहे थे कि एब्सोल्यूट नॉलेज कहीं भी नहीं है। नॉलेज मौजूद है तो वो बिखरा हुआ है, इन अमेलगमेशन है, मिक्सचर फॉर्म में है। तो वो क्या कर रहे थे, आगे पीछे, मॉडर्न, पास्ट, क्लासिकल, सारी चीजों से इकट्ठी करके चीजों को लिख रहे थे। इवन के एजरा पॉन्ड ने कहा मेक इट न्यू, मेक इट न्यू, कि जो भी करो उसे नए स्टाइल से करो। इट इज अ मॉडर्न, इट्स अ मॉडर्निस्ट। तो ये एक फाउंडेशन थी, ये जो की टर्म थी उस एज की कि मेक इट न्यू। एजरा पॉन्ड ने क्या कहा? मेक इट न्यू। एजरा पॉन्ड जो था वो टी.एस. इलियट का उस्ताद था, टीचर था। Ezra Pound said, make it new. So whatever you do, you should do with a new style, with a new outlook, with new changing, with new interpretation. So this will ultimate brings modernism in your work.
ये मॉडर्निज्म लाएगा आपके वर्क में। चौसर की एज को भी तो मॉडर्न कहा जाता है, चौसर की एज को मॉडर्न कहा जाता है। अगर आप देखें तो कहते हैं चौसर जो है उसने वो क्या मॉडर्न था, चौसर क्योंकि नई स्टाइल लाया था। उससे पहले जो राइटर लिख रहे थे वो जस्ट क्या करते थे, एक ही सोसाइटी को, एक स्पेसिफिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे। किसको, या तो रिलीजियस को, या ड्यूक को, नवाब को, उस वक्त के जो नवाब थे या किंग थे, ठीक है, ये दो क्लासें उस वक्त छाई हुई थी। अगर आप चौसर के वर्क को देखें तो चौसर ने आम लोगों को भी, वर्कर को भी, मिडिल क्लास को भी, ठीक है, और रिलीजियस क्लास को भी, सारी क्लासों को उसने डिस्कस करके एक मॉडर्न ट्रेंड दिया। तो कह सकते हैं कि चौसर के वर्क से मॉडर्निस्ट जो है मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और इवन के वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि इट इज़ नॉट सडन चेंज। 1910 के बाद ह्यूमन कैरेक्टर चेंज हो गया, और कहती ये यक वक्त चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे स्लोली चेंज हुआ है। और ये अर्ली, वो जो लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी जो है वो हमें क्या करती है, इस मतलब अर्ली 20th सेंचुरी में ये फिर अपनी पीक पे जाता है, और लेट 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट होता है मॉडर्निस्ट मूवमेंट। तो एजरा पॉन्ड ने कह दिया कि हर चीज़ को न्यू स्टाइल से करना, न्यू इंटरप्रिटेशन के साथ, नए अंदाज के साथ करने को मॉडर्निज्म कहते हैं। मॉडर्निस्ट एक मूवमेंट थी, और मॉडर्न लिटरेचर कहते हैं, या मॉडर्न आर्ट तब बनेगा अगर आप न्यू स्टाइल से किसी चीज़ को करेंगे, चाहे वो एंशियंट हो, चाहे वो एंटिक्विटी से ताल्लुक़ रखता हो, जितना भी एंशियंट वर्क हो उसे नए स्टाइल से करें तो दैट विल बी मॉडर्न। तो वर्जीनिया वुल्फ ने जैसे कहा, ये याद रखिएगा, 1910 के बाद ह्यूमन कैरेक्टर चेंज हो गया। अब ह्यूमन कैरेक्टर जो है ये नहीं सोचता कि रियलिटी जो है वो जस्ट एक ही चीज़ में है, एक स्ट्रक्चर के अंदर है, बस एक ही रियलिटी है। रादर वो ये कह रहे हैं कि जो लिटरेचर है वो भी एमलगमेशन है, और जो एब्सोल्यूट